नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो देखिए, जीएस की जो मैंने क्लासेस ली थी उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पहले कवर कर लिए थे, सारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। वैसे बात की जाए तो जो यूनिट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो ही गया था, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है पहला यूनिट। तो इसकी एक मैराथन क्लास मैंने ऑलरेडी दे दी थी, और जो दूसरी क्लास थी कंबाइंड क्लास, उसमें भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उत्तराखंड प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये जो समसामयिक घटना है ये आपके लगभग कंप्लीट हो ही गए होंगे अपने स्तर पर भी, और जो मैंने कराया है उसको भी आपने देखा ही होगा। तो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे वीडियोस का, तो वहाँ पर जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आज हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि यूनिट 6 की बात करें तो वैसे मैंने इसके जो 2-3 टॉपिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, उपभोक्ता सशक्तिकरण अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीज़ें होगी थी। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है बौद्धिक संपदा अधिकार, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है इसको भी हमने पढ़ लिया था, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो जीएस की क्लास हुई है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें तो आपने खुद से इसको प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमने सिर्फ मॉडल पेपर में अटैम्प्ट किए हैं, वैसे इसकी अलग से क्लास नहीं है। तो आई थिंक आपने ये कंप्लीट कर ही लिया होगा। इसके अलावा यूनिट 10 से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो आज इसके भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर इसके भी क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जनरली आस्क होते हैं एग्ज़ाम में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। इसके अलावा जिनको नहीं मालूम है, यानी कि जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए सारी अपडेट्स के लिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी क्लासेस आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट में वैसे आप जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे नेम वाइज वीडियो के लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ क्लासेस आ चुकी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक कंबाइंड मैराथन क्लास जो कि 2 दिन पहले आ चुकी है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, 1 दिन पहले आई है। और इसके अलावा आपका मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट है, एक बात बता दूं आपको, आखिरी समय में आपको मॉडल पर सारे देख लेने हैं जो मैंने करवाए हैं, प्लस अपने स्तर पर अगर आप देख कहीं से आपको मिलता है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो मैराथन क्लासेस है मेरी, वो आप फॉलो कर लीजिए। उत्तराखंड जीके और जीएस की एक मैराथन क्लास है। इसके अलावा कंबाइंड मैराथन क्लास है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है 2-3 महीनों की, जिसमें उत्तराखंड और ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है वो आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अगर कंप्लीट हो चुका है तो, या फिर नहीं हुआ है तो उसको कवर कर लीजिए फटाफट, काफ़ी कम डेज बचे हुए हैं। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा UDHR, तो ये क्या है? ये ह्यूमन राइट से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कभी पूछा जाए कि UDHR का जो कह सकते हैं स्थापना हुई थी या फिर अपनाया गया था ये, तो ये अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 1948 में, 1948 में अपनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो कभी पूछा है तो ये भी याद रखिएगा, 1948 में से अपनाया गया था UDHR को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए मानवाधिकार दिवस के अवसर पर थीम क्या रखी गई थी। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये था आपका 2020 का थीम। अच्छा, UDHR की बात करें, जो अभी मैंने बताया, तो इसके अंतर्गत अधिकार और जो स्वतंत्रता है, इसके कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? यह है आपका 30, यानी कि 30 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे फ्रीडम हो गया, प्राइवेसी हो गया, सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं, इसमें शामिल हैं।
तो कभी पूछा जाए कि यूडीएचआर के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 30 अनुच्छेद हैं जो ये अधिकारों को इसमें शामिल किया गया, 30 अनुच्छेदों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो थीम क्या थी इस बार की 2020 की, रिकवर बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 14 नवंबर, 8 दिसंबर या फिर 22 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है सबसे पहले कब शुरू किया गया या फिर मनाना स्टार्ट कब किया गया? 1954 में, 1954 में। अच्छा, आपने एक संगठन का नाम सुना होगा जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, यूनिसेफ। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो बच्चों से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ की बात करें तो इसे कब बनाया गया था? 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये बच्चों से संबंधित संगठन है। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। हिंदी में से कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 20 नवंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों के लिए अभिसमय कन्वेंशन अपनाया गया था? तो बाल अधिकारियों के लिए जो यूएन द्वारा कन्वेंशन को अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 1989 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1989 में ये अपनाया गया था। भारत की बात करें तो भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो अगर कभी पूछा जाए कि जो ये बाल अधिकारियों के लिए जो कन्वेंशन है वो यूएन ने जब अपनाया था उसके बाद 1989 में, तो भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 1992 में। 1992 में ये भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इस कन्वेंशन पर। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यानी कि जो ये विकलांग व्यक्ति हैं इनके लिए जो कन्वेंशन है वो कब न्यूयॉर्क में यूएन द्वारा अपनाया गया, संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया? ये कब अपनाया गया ये आपको बताना है। शॉर्ट फॉर्म है इसका यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़। तो ये कब अपनाया गया था? 2006 में, 13 दिसंबर 2006 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, यानी कि यूएनसीआरपीडी पर हस्ताक्षर कब किए? तो 2007 में किए थे। और ये प्रभावी कब हुआ था भारत में? 2008 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2007 पर यहाँ पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 2008 से ये प्रभावी हो गया था। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए एक विधेयक पारित हुआ था जो कि 2016 का है। क्या है ये? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016। तो ये भी याद रखिएगा, ये भारत में इसको पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन यानी कि आईडीए विकलांग व्यक्तियों के 8 वैश्विक और 6 क्षेत्रीय संगठनों का एक संघ है। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो आईडीए है वो 8 वैश्विक और 6 क्षेत्रीय संगठनों का एक यूनियन या फिर संघ है। तो पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में ये किया गया था। तो बस इतना याद रखिएगा, 1999 में आईडीए को स्थापित किया गया था जो कि 8 वैश्विक और 6 क्षेत्रीय संगठनों का एक संघ है। इसके बाद है विकलांगता शिखर सम्मेलन 2019 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो ये जगह का नाम है, अर्जेंटीना में ये हुआ था। वैसे इस सम्मेलन की बात करें, विकलांगता शिखर सम्मेलन की, तो ये 2018 से ही शुरू हुआ है, जो कि पहला जो था 2018 का वो लंदन में हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विपो से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया था अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। तो देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 26 अप्रैल, 26 जुलाई या फिर 13 मार्च। तो 26 अप्रैल को जो विश्व बौद्धिक संपदा है उसका डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल। इसके बाद भारत विपो का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1975 में। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तहत वर्तमान में कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं? तो कितनी आती हैं? ये हैं आपकी 26 संधियां वर्तमान में इसके अंतर्गत आती हैं। विपो की गठन की बात की जाए तो ये वैसे मैंने पहले बताया था, तो ये है आपका 1967 में इसका गठन हुआ था। 191 देश अभी वर्तमान में इसमें शामिल हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 191 देश अभी वर्तमान में इसके सदस्य कह सकते हैं, सदस्य राष्ट्र कह सकते हैं, या फिर शामिल देश जो हैं वो हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारा भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है इसकी गणना किस मंत्रालय के द्वारा की जाती, किस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है या फिर कराया जाता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 10 का है सिलेबस के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसमें आपका अर्थव्यवस्था वगैरह हो गया। तो इससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। तो जो भी चीज़ें रह जाती है, मान लीजिए इसमें कवर नहीं होता है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन खुद से कर लेनी है। जो भी आप बुक वगैरह फॉलो करते हैं या फिर नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे तो वो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर रह जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसे शॉर्ट में कहते हैं, वो याद रखिएगा CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस कह लीजिए। तो इसके द्वारा जो जीडीपी है इसकी गणना की जाती है। तो ये है मिनिस्ट्री। CSO की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2 मई 1951 को हुआ था। 2 मई 1951 को इसका फॉर्मेशन हो गया था। और यही जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जो कि गणना करता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए किस आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है? 2004-05, 2011-12, 1-2 या फिर 2014-15? तो सभी को मालूम होगा 2011-12 का इस्तेमाल होता है प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए। हालांकि अभी बीच में अपडेट आई थी कि 2016 या 17 का जो आधार है उसे बनाया जाए 2016-17 को इसके लिए, पर आई थिंक ये अभी नहीं हुआ है। तो 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में इसके इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? प्रति व्यक्ति आय के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये जो राष्ट्रीय आय है इसका जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विवियम बिग्वी ने, साइमन कुडनेस ने, फिशर ने, या फिर डॉक्टर BKRVR राव ने? तो साइमन कुजनेट्स इन्होंने ये किया था सबसे पहले वर्ल्ड में, साइमन कुडनेस ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद राष्ट्रीय आय को भौतिक व अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध उत्पादन का योग किसने बताया? तो ये बताया था मार्शल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वेतन जो है वो हस्तांतरण भुगतान नहीं है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अनुत्पादक क्रियाएं शामिल होती हैं, ये राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? तो ये आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा है? इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो स्वर्ण सिंह समिति है इनकी सिफारिश पर 76 में ये संशोधन किया गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स
मौलिक, माफ़ कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, कर्तव्य जो हैं, इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इजी क्वेश्चन है, कौन होता है। राज्यसभा की बात करें तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन डी इसका, माफ कीजिएगा, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था मानव पर्यावरण पर, ये है आपका 1972 में। तो ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 में ये आयोजित किया गया था। इसके बाद भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आई थिंक आपको मालूम होगा, विधि दिवस यानी कि जो लॉ डे है वो कब मनाया जाता है, या फिर कह लीजिए एक तरह से संविधान दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन जो संविधान है उसे अंगीकार किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर इसका राइट आंसर है। विधि दिवस जो है, लॉ डे जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को भारत में, भारतीय विधि दिवस कह लीजिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है। अब देखिए, ये भी मैंने पहले ही बता दिया, आई थिंक ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने देख लिया था, यूनिसेफ के बारे में पढ़ लिया था। तो यूनिसेफ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी ये मैंने करवाए हैं, या फिर खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। यूनेस्को हो गया, WTA हो गया, TO और WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, और ख़ास तौर से विपो, जो कि आपका सिलेबस में भी अलग से दिया गया है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्योंकि एक अलग से यूनिट है, तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। हालांकि संगठन आपको सारे पढ़ने हैं, तो वो मैंने वह करवा दिए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है एक तरह से संगठन, और जो खास तौर से इंपॉर्टेंट है जिसमें यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, WTO और विपो, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये सारी चीज़ें, तो इसको पढ़ लीजिएगा। खैर, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया है। ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, रॉस्को पाउंड या फिर डायसी। तो रॉस्को पाउंड ने ये किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सामाजिक अभियांत्रिकी। इसके बाद एक पंथ निरपेक्ष राज्य धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, या फिर धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो पंथ निरपेक्ष की बात करें तो धर्मों के प्रति तटस्थ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण विहित है। तो महिलाओं की बात करें तो जो पंचायत है उसमें 1/3 है महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, कौन से संशोधन से की गई, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो 73वां संशोधन था 1993 का, 1993 का, उसमें ये संशोधन किया गया था और संवैधानिक मान्यता दी गई थी पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती व्यवस्था की बात करें तो एक कितने लेवल की व्यवस्था है, 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 लेवल की व्यवस्था है, जिसमें जो सबसे नीचे है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत, ये सबसे नीचे होता है। सेकंड नंबर पर कौन सा होता है, पंचायत समिति, और तीसरे माफ़ कीजिएगा, पहले नंबर पर जो होता है वो है आपका जिला परिषद। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो ये किया गया था आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल या फिर बेंगलोर। तो भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग है, क्या है ये आपको बताना है। कानूनी निकाय है, सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय है या फिर स्वायत्त निकाय है। तो ये है आपका सलाहकार निकाय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी आई थिंक आया था पहले, और जिसमें कुछ ऑप्शन दे दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो जो जो संवैधानिक है और जो जो नहीं है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए।
तो देखिए, भारतीय योजना आयोग की बात करें तो सलाहकार निकाय है और संवैधानिक नहीं है, कानूनी भी नहीं है और स्वायत्त भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। योजना आयोग, जिसे नीति आयोग भी जाना जाता है, अब कब से? 1 जनवरी 2015 से। तो एक तरह से अगर कभी पूछा जाए कि योजना आयोग कब आया, तो योजना आयोग अगर पूछा जाए तो ये आया था आपका 1950 में, यानी कि 1950 में ही आ गया था, 15 मार्च 1950 में। और डिसॉल्व कब हुआ था, यानी कि ख़त्म कब किया गया था इस आयोग को? 17 अगस्त 2014 को। तो डिसॉल्व हो गया था 2014 में और 1950 में इसे बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। और दोबारा अलग नाम से, जो कि नीति आयोग है, जो कि अगेन संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है कह लीजिए। तो ये कब आया था? 1 जनवरी 2015, यानी कि 2015 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अगर कभी पूछ लिया जाए तो न्यू दिल्ली में है, आपको मालूम होगा। चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन अगर पूछा जाए तो इनका नाम है राजीव कुनन, माफ़ कीजिएगा, राजीव कुमार इनका नाम है। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और सीईओ ही पूछा जाता है ज़्यादातर, सीईओ आपसे पूछा जा सकता है, अमिताभ कांत है इनका नाम। तो भारतीय योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार निकाय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि जो प्रूफ है वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये कौन से केस में हुआ था? पप्पू यादव बनाम बिहार राज्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में हुआ था। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कई बार। तो 2005 इसका राइट आंसर। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें थी इसको भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद त्वरित विचारण का अधिकार है संविधानिक, मौलिक, विधिक या फिर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो त्वरित विचार क्या है? मौलिक अधिकार है एक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, किसके अंतर्गत लोक अवकाश घोषित किए जाते हैं? तो ये होगा आपका परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लोक अवकाश घोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सभी के साथ इसको शेयर भी कर लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जो मैराथन क्लासेस हैं वो आपको फॉलो कर लेने हैं और जो मॉडल पेपर है उसको खास तौर से फॉलो करना है। 13 पार्ट्स आ चुके हैं इसके। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, एक फ़ाइनल मैराथन क्लास आने वाली है। तो देखिए, अगर ज़्यादातर लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी लाने की। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या एक मैराथन क्लास और की जाए कॉम्बाइंड वाली, यानी कि एक साथ सारे टॉपिक जिसमें होंगे कम्बाइंड वाली, तो वो किया जाए या फिर अलग से जो मॉडल पेपर हमारा चल रहा है उसी को किया जाए। तो आप मेंशन कर दीजिए नीचे कमेंट करके, ताकि मैं उस पर जो काम है वो कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।